नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी ठप्पा एजुकेशन चैनल पर। मेरा नाम विशाल गोयल है और आज मैं आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का जो थर्ड पेपर है उसका 10वां यूनिट पढ़ाने वाला हूं। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित रहेगा और जो बचा हुआ इसका पोर्शन है वो हम बाद में कवर करेंगे। तो आप साथ में हमारे जुड़े रहना, आपको धीरे धीरे करके हम सारी यूनिट कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमको यहाँ पर दो मत देखने के लिए मिलते हैं, एक धार्मिक मत और दूसरा वैज्ञानिक मत। तो धार्मिक मत के अंदर हमारा ईसाई धर्म के द्वारा, इस्लाम धर्म के द्वारा या हिंदू धर्म के द्वारा जो भी मत दिया गया है वो सभी धार्मिक मत के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ पर जो धार्मिक मत थे वो पृथ्वी की उत्पत्ति की तार्किक व्याख्या करने में असमर्थ है, तो हम इन मतों को यहाँ पर हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक मत है, यहाँ पर जितने भी मत आए हैं उन मतों के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अब वैज्ञानिक मतों की भी बात हम जब करेंगे तो वैज्ञानिक मत हमको यहाँ पर दो भागों में विभाजित करके पढ़ना है। पहला प्रारंभिक विचारधारा, दूसरी आधुनिक विचारधारा। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दो विचारधाराएं लिखी हैं, एक तो प्रारंभिक विचारधारा और दूसरी आधुनिक विचारधारा। अब प्रारंभिक विचारधारा इसको हमने दो भागों में बांट दिया और आधुनिक विचारधारा को हमने यहाँ पर तीन भागों में बांट दिया। तो जो प्रारंभिक विचारधारा इसको जो भागों में देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक तत्ववाद का सिद्धांत पढ़ना है और जो दूसरा है हमको यहाँ पर बहुतत्ववाद का सिद्धांत पढ़ना है। तो ये केवल एक प्रकार से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सब यहाँ पर इस वर्गीकरण में जो वैज्ञानिक मत है इनके वर्गीकरण में हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक विचारधारा के अंदर क्या पढ़ेंगे, एक तत्ववाद का सिद्धांत और दूसरा बहुतत्ववाद का सिद्धांत। इसी प्रकार जब हम आधुनिक विचारधारा की ओर बढ़ेंगे तो आधुनिक विचारधारा में हमको एक द्वैतवादी, देखिए द्वैतवादी, दूसरा अद्वैतवादी और तीसरा अन्य आधुनिक परिकल्पना को पढ़ना रहेगा। अब देखिए दिखने में तो बिल्कुल आसान सा दिख रहा है, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे हम तो बहुत रोस्ट हो जाएगा। ये जो आधुनिक विचारधारा है, अद्वैतवादी, द्वैतवादी, अन्य आधुनिक परिकल्पना, इसमें हमको अलग अलग जो यहाँ पर विद्वान हुए हैं, जो भूगर्भ शास्त्री हुए हैं, उनने जो भी हमको यहाँ पर इनकी जो परिकल्पनाएँ थी वो हमको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगी। देखिए जैसे अद्वैतवादी परिकल्पना की बात करेंगे हम या अद्वैतवादी संकल्पना की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले आता है ये कांट की वायव्य परिकल्पना आती है। कांट की वायव्य परिकल्पना हमको यहाँ पर पढ़ना रहेगा, तो हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो लगभग ये जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं लगभग ये एक दिन ले लेंगे सबका। दूसरा पढ़ेंगे हम लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, रोशे की परिकल्पना, लोकियर की परिकल्पना और कास्ते द बफन का सिद्धांत। ये पांचों जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको ये किस में आ रहे हैं, अद्वैतवादी संकल्पना में आ रहे हैं। अब ये अद्वैतवादी संकल्पना क्या होती है, तो अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कहा जाता है कि जो हमारा सौर मंडल है उस सौर मंडल की उत्पत्ति एक तारे के द्वारा हुई है। मतलब ये क्या हो जाएगी, एक तारा की धारणा वाली संकल्पना हो जाएगी। वहीं जब अद्वैतवादी संकल्पना में चलोगे तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो हमारा सौर मंडल है उसकी उत्पत्ति दो तारों के द्वारा हुई है। अब दो तारों के द्वारा कैसे हुई है तो ये हम आगे पूरा पढ़ने वाले हैं। तो द्वैतवादी संकल्पना के अंदर हमको चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहण परिकल्पना पढ़नी है। दूसरा जेम्स जीन्स और जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना पढ़नी है। रसेल की द्वैतारक परिकल्पना पढ़नी है। तो ये तीनों परिकल्पना हमारी किससे संबंधित हो जाएगी, द्वैतवादी संकल्पना से संबंधित हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम अन्य आधुनिक परिकल्पना की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको क्या क्या पढ़ना है, फ्रेड होयल का तथा लिटिलटन की अभिनव तारा परिकल्पना, ये देखिए फ्रेड होयल
तथा लिटिलटन की अभिनव तारा परिकल्पना, ऑटो शिम्ड की अंतर तारक धूल परिकल्पना, ऑफमैन का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, बोन विसेकर की परिकल्पना, रोजन की आवर्तन ज्वारी परिकल्पना और बनर्जी की स्फीति परिकल्पना, और आखिरी में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिग बैंग का सिद्धांत। तो आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ज़्यादा दे रखा है इसके अंदर, तो हम इसमें वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में जो हम अद्वैतवादी संकल्पना पढ़ेंगे, तो इस अद्वैतवादी संकल्पना में हम कांट और लाप्लास से संबंधित यहाँ पर संकल्पना पढ़ लेंगे। द्वैतवादी के अंदर हमको यहाँ पर दो चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहणु परिकल्पना पढ़नी है और जेम्स जिन्स और जेफरी की ज्वारी परिकल्पना पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो को पढ़ लेंगे। और अन्य आधुनिक परिकल्पना में आएंगे हम, तो यहाँ पर हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो फ्रेड होयर तथा लिटिलटन की अभिनव तारा परिकल्पना, ऑटो शिम्ड की अंतर तारक धूल परिकल्पना और ऑफमैन का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें बिग बैंग का सिद्धांत। तो ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे जो हमारे सिद्धांत है उनका यहाँ पर एक तरीके से सिलेबस हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए हम जो शुरुआत करेंगे वो कहाँ से करना है, हमें शुरुआत जो प्रारंभिक विचारधारा थी उस प्रारंभिक विचारधारा से हम यहाँ पर टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आप हमारे साथ में चलते जाइए। प्रारंभिक विचारधारा में हम दो चीज़ें देखी थी, आप साथ में लिखते चलिएगा। प्रारंभिक विचारधारा, प्रारंभिक विचारधारा में हमने दो लोगों के नाम देखे थे, एक तो थेल्स, दूसरा अनेक्सी मेनीज। अब जो थेल्स है, हम इस थेल्स के बारे में यहाँ पर लिखना प्रारंभ करेंगे। तो पहले थोड़ा सा थेल्स के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद जो थेल्स ने यहाँ पर सिद्धांत दिया था हम उसके बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहले एक थेल्स यहाँ पर हमारा एक यूनानी दार्शनिक हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रथम यूनानी दार्शनिक था। अब इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो इसको ज्यामिति का जनक कहा जाता है। तीसरा जो थेल्स था, इसने हमारी जो पृथ्वी है उसके पृथ्वी की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया था। और आखिरी इसमें पॉइंट देखेंगे हम, इसे माइलेशन मत का संस्थापक कहा जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक है, 5 चीज़ें इसके अंदर, ये 4 फैक्ट हैं। तो आप इन फैक्ट को देख लेना, कभी 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर आपको ये लिख के आ जाना है। अब देखिए इसने यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक तत्व का सिद्धांत हमको देखने के लिए मिलेगा। तो हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, एक तत्ववाद का सिद्धांत। ठीक, अब देखिए एक तत्ववाद सिद्धांत को आप सीधे पीपीटी में देख लीजिए। और जो थेल्स है यहाँ पर क्या बोलता है कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति जल से हुई है, और इसका कहना था कि जो जल है वो जल समस्त पृथ्वी का आधार है, या जल ही क्या है, एक प्रकार से देव तत्व है। अब इसका कारण क्या था कि भैया यहाँ पर जो थेल्स ने जल को ही देव तत्व माना। तो जल की जो प्रकृति वो कैसी होती है, वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में विद्यमान होता है, और ये तीनों गुणों को अपने अंदर लिए हुए चलता है। इस कारण उन्हें लगता था कि जो जल है इसी से क्या होगा, यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। वो पहले गैस, फिर द्रव, फिर ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा, या ठोस, द्रव और फिर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो हमारे थेल्स थे
जो विद्वान यूनानी विद्वान एथेल्स उनका मानना क्या था कि जो समस्त पृथ्वी है उसका यहाँ पर उत्पत्ति किस प्रकार हो रही है, तो जल से हो रही है। और उसने एक लाइन और क्या कही थी यहाँ पर, पृथ्वी जल पर तैरने वाला एक समतल चक्र के समान है। इसी प्रकार जब जो थेल्स के शिष्य है अनैक्सिमेनीस, तो ये अनैक्सिमेनीस है, ये बहुतत्ववाद के सिद्धांत का यहाँ पर समर्थन करते थे। अब ये अनैक्सिमेनीस कहाँ से संबंधित हो गए, यूनान से संबंधित हो गए। ठीक है, किसके शिष्य हो गए, थेल्स के शिष्य हो गए। अब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो किसके द्वारा हुई है, एक या एक से अधिक तत्वों के द्वारा हुई है। यहाँ पर इन्होंने एक आविष्कार किया था, बेबीलोनियन यंत्र नामक नौमन घड़ी यहाँ पर बनाई थी, जिसे हम सूर्य घड़ी बोलते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं उत्पत्ति में कि भैया जो संसार के जितने भी समस्त पदार्थ है वो समस्त पदार्थ किससे निर्मित होंगे, वायु से, क्योंकि वायु ही बाद में अग्नि और अग्नि से फिर जल में कन्वर्ट होकर पृथ्वी का रूप धारण करती है। तो ये इनका मानना था कि जो पृथ्वी है वो क्या रहेगी, पहले वह वायु के रूप में रहेगी, वायु से फिर अग्नि का निर्माण होगा, अग्नि से निर्माण होगा जल का, और जल से निर्माण हो जाएगा यहाँ पर पृथ्वी का। तो ये इनकी यहाँ पर धारणा थी। इसके अलावा जो बात करेंगे तो ये पृथ्वी के बारे में बताते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति वो अदृश्य पदार्थ से हुई है। वायु किस प्रकार का पदार्थ है, अदृश्य प्रकार का पदार्थ है। तो यहाँ पे जो इन्होंने कहा है, देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति अदृश्य पदार्थों से मानी एवं इन पदार्थों को उष्ण एवं शीतोष्ण गुण वाला माना एवं बताया कि अदृश्य पदार्थों के बाहरी अर्थात गर्म भाग से वायुमंडल बना तथा भीतरी भाग से पृथ्वी बनी। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हो रही है, अदृश्य पदार्थों से हो रही है। और अदृश्य पदार्थ कैसे हैं, गर्म भी है और ठंडे भी हैं। अब जो गर्म और ठंडे की बात करेंगे तो अदृश्य पदार्थों का जो बाहरी भाग है वो किस प्रकृति का होगा, गर्म प्रकृति का होगा। और उस गर्म प्रकृति के भाग से हमारा क्या बनने वाला है, वायुमंडल बनेगा। और भीतरी भाग से हमारी क्या बन जाएगी, पृथ्वी बन जाएगी। और आखिरी में बताते हैं कि जो पृथ्वी है, ठीक है, ये ब्रह्मांड के मध्य ठोस रूप में उपस्थित है। और कहा है कि ये चपटी ना होकर गोल होती है। ये इनकी अनैक्सिमेनीस की धारणा थी। तो देखिए दोनों सामान्य सी धारणा है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं था। लेकिन जब इसके आगे हम लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना पढ़ेंगे या कांट का वायव्य सिद्धांत पढ़ेंगे या जितने भी आगे सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर सारे लॉजिक से चलेंगे। उनकी जो धारणाएं थी उन धारणाओं को हमको पढ़ते हुए चलना है। यहाँ पर ये सामान्य से थे इनकी, यहाँ पर ये सामान्य से सिद्धांत थे। इस वक्त तक यहाँ पर कोई आविष्कार नहीं हुए थे, या फिर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इनने जो यहाँ पर सोचा था उसी को इनने अपनी किताबों में दिखा दिया। तो अब जो आगे पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर कांट की या लाप्लास की परिकल्पना, तो उसके अंदर ये क्या करेंगे, यहाँ पे आधुनिक रूप से उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अगले लेक्चर में हम यहाँ पर आधुनिक संकल्पनाएं पढ़ेंगे, और जितने भी लोग आप जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए। धीरे धीरे करके मैं उनको सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक, धन्यवाद।